हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के लगभग 200 क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर है, तो इसका राइट आंसर है 17.64%। मैं अधिकतर क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट के तरीके से है, आप देखिए आपको कितना आता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर है दादरा एवं नागर हवेली, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो लिंगानुपात 933, ये जो कहीं ना कहीं सुमेलित नहीं है जनगणना 2011 के अनुसार। बाकी साक्षरता 74.04%, जनघनत्व 382 और जनसंख्या 121 करोड़ कहीं ना कहीं सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है था वो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप, यानी 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वो है बिहार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है? तो वो है राइट आंसर मिजोरम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है, तो भारत की महिला साक्षरता दर है 65.46%, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 2011 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोगों की वृद्धि हुई है? तो वो है दोस्तों राइट आंसर है 57, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है तो भारतीय तेल निगम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है, इसको भारतरत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। जबकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम और भारतीय नौवहन निगम को कहीं ना कहीं महारत्न का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या 5 है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है? तो महारत्न कंपनी इसमें से भारतीय इस्पात प्राधिकरण सही है, जबकि ये नहीं है। नवरत्न एवं मिनीरत्न की संकल्पना शुरू हुई थी। नवरत्न एवं मिनीरत्न की संकल्पना शुरू हुई थी कब? तो 1997 में, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल राइट है। धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला नहीं है? तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नागापट्टनम इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नागापट्टनम इसमें सही है, ये निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना नहीं है? तो लौह इस्पात का कारखाना जो नहीं है वो कहीं ना कहीं चेन्नई में नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत डायनामिक्स लिमिटेड स्थित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नाबार्ड 1992 जो है वो सही सुमेलित नहीं है इसमें। बाकी ये सब सही है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI कहीं ना यूनिट ट्रस्ट जो है 1964 सही है। आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक जो था, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी सही है 1982। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 ये भी सही है, पर कहीं ना कहीं नाबार्ड 1992 सही नहीं है। आबिद हुसैन समिति का संबंध है, आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योगों में सुधार से, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, लघु उद्योगों के सुधार से, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक किस में है? कौन सा उद्योग ऐसा सही हो जाएगा? तो परमाणु उद्योग इसमें बिल्कुल सही है।
भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने हेतु लगाया जाता है कि वह उत्पाद क्या होगा दोस्तों? किफ़ायती कीमत वाला है, अच्छी किस्म का है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी इको मार्क इसलिए होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं मैच्ड है? तो कहीं ना कहीं देखिए, बाल्को कोरबा, हिंडाल्को रेणकूट, नाल्को भदोही, इंडाल्को हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है नाल्को भदोही। ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि बाल्को कोरबा से सही है, इंडाल्को रेणकूट और इंडाल्को हीराकुंड से मैच सही है। देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। देश में की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में भाग देकर प्राप्त किया जाता है क्या? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है किससे? राष्ट्रीय आय से, यानी ऑप्शन इसमें सी सही है। राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु कौन सी कठिनाई आती है? कौन सी कठिनाई आती है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु जो कठिनाई आती है वो है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। आर्थिक विकास के माप हेतु सबसे बेहतर तरीका है, आर्थिक विकास के माप हेतु सबसे बेहतर तरीका है प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। प्रति व्यक्ति आय अगर आपको निकालनी है तो राष्ट्रीय आय को ऊपर रखना पड़ेगा और कुल जनसंख्या को नीचे रखना पड़ेगा। खुले बाजार की संचालन प्रक्रिया किस तरफ संकेत करती है? तो खुले बाजार की संचालन प्रक्रिया जो संकेत करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की ओर, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान दिया जाता है? सर्वाधिक योगदान दिया जाता है तो तृतीय क्षेत्र में, यानी इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग द्वारा बचत की जाती है तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, यानी ऑप्शन जो इसमें सही है वो है डी। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम है, तो सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि, यानी इसका ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो खनन इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी जनगणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी के उपभोग मूल्य को घटाकर की जाती है? तो राइट आंसर है इसका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहता कौन होता है? तो फर्म, इसका राइट आंसर है फर्म, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत की राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत की राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सन 1944 ईस्वी में 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक 15 वर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसे जाना जाता है किसके नाम से?
तो बॉम्बे योजना, यानी ऑप्शन जो बी है इसमें बिल्कुल सही है, बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का कार्य नहीं है, तो योजना आयोग का कार्य नहीं है, योजनाओं हेतु धन उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, योजनाओं हेतु धन उपलब्ध कराना योजना आयोग का कार्य नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो वित्त आयोग के सदस्य, यानी ऑप्शन इसमें सही है, वित्त आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? तो बताना है आपको, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी। तो राइट आंसर है इसका मौसमी बेरोजगारी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण निम्नलिखित में से नहीं है, तो राइट आंसर है इसका भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। जब कोई फर्म उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करती है तो इसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीमांत लागत, यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। जब कोई फर्म उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करती है तो इसे कहा जाता है सीमांत लागत। किसी एक वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल को पैदा करने को कहा जाता है। किसी एक वर्ष के दौरान किसी एक खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुशिष्योत्पादन, बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है भाई, है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की सीमांत आय एवं औसत आय कभी बराबर नहीं होती है, ये ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है कि किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की सीमांत आय एवं औसत आय कभी बराबर नहीं होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच मुख्य रूप से अंतर है क्या? तो विदेशों से शुद्ध विदेशी आय, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो एक बैंक है, इसमें ऑप्शन डी सही है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है? तो निजी स्वामित्व पाया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। राज्य सरकारों द्वारा आरोपित बिक्री कर है, तो राज्य सरकार द्वारा आरोपित बिक्री कर है तो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। राजकोषीय नीति 1991 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया? तो कर एवं कर भिन्न राजस्व को घटाना, ये ऑप्शन बी सही है इसमें। 55, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है क्या? तो मानव विकास सूचकांक, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल सही है, मानव विकास सूचकांक। मौद्रिक नीति निर्माता है रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही है। जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उपभोक्ता अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अधिक होगा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है, यह अधिक होगा। राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी कर, व्यय और ऋण से, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। वास्तविक वेतन बराबर होता है किसके? नकद मजदूरी बटे में कीमत स्तर पर, यानी इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ऊन और भेड़ का मांस किस प्रकार की आपूर्ति का उदाहरण है? ऊन और भेड़ का मांस किस प्रकार की आपूर्ति का उदाहरण है? तो संयुक्त आपूर्ति, यानी इसमें ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य के बीच करों और उग्राहियों का विभाजन करने हेतु, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्य कीमत,
यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही है। सामान्य कीमत के नाम से जाना जाता है संतुलन कीमत को। लॉब डुक्लस उत्पादन फलन Q बराबर A पावर A के इस तरीके से दिया हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है। 1 - A पावर 1 - A किस पर आधारित है? मापक का स्थिर प्रतिफलन, मापक का अस्थिर प्रतिफल, मापक का विकासमान प्रतिफल और मापक का ह्रासमान प्रतिफल। राइट आंसर क्या हुआ इसका? इसका राइट आंसर है मापक का स्थिर प्रतिफल, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। जब जीएनपी की गणना वह विधि के माध्यम से की जाती है तो इसमें किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसे सम्मिलित किसे नहीं किया जाएगा? निवल विदेशी व्यय निवेश, निजी उपभोग व्यय, मूल्य ह्रास व्यय या सकल घरेलू निजी निवेश। तो इसका राइट आंसर है मूल्य ह्रास व्यय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो राइट आंसर बताना है आपको उसके अपने मूल्य, उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं, उपभोक्ताओं की आय और उपभोक्ताओं की रुचि। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उसके अपने मूल्य, यानी इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? उसके अपने मूल्य के कारण। नेक्स्ट, आंशिक विश्लेषण का गुरु किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल, यानी ऑप्शन जो बी है वो कहीं ना कहीं इसमें सही है। अल्फ्रेड मार्शल, आंशिक विश्लेषण का गुरु जो माना जाता है वो अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय, इसमें राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है? तो सीमेंट, इसमें राइट आंसर है सीमेंट। श्रम पूर्ति वक्र जब पीछे झुकने लगता है तो इसका तात्पर्य होता है उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। उच्च वेतन स्तर पर क्या हो जाता है? लोग आलसी हो जाते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है एडम स्मिथ की, उसमें जानकारी उपलब्ध है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। वेतन निधि सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जे.एम. मिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी वेतन निधि सिद्धांत प्रतिपादित जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? जे.एम. मिल के द्वारा। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो निर्भर करती है वो जनसंख्या पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। वृद्धि वक्र का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो सिग्मा रूपी होता है, सिग्मा रूपी, यानी ऑप्शन सी सही है। वृद्धि वक्र का आकार सामान्यतः कैसा होता है? सिग्मा रूपी। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? उदारीकरण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग को प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर और प्रिंटर, कंप्यूटर और प्रिंटर ऐसा युग्म है जो कि संयुक्त मांग को प्रदर्शित करता है। किसी बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है, ये और इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी एकाधिकार। मिली जुली खेती से अभिप्राय है एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन मिली जुली खेती से अभिप्राय है। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो नैतिक दबाव, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है? तो पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है? तो इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही है। पूंजी प्रधान उद्योग जो है वो इस्पात उद्योग होता है।
निम्नलिखित में से उल्टे यू का आकार का वक्र कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सीमांत लागत, कुल लागत, नियत लागत या औसत लागत? तो राइट आंसर है इसका सीमांत लागत, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात प्रतिस्थापन द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी भुगतान संतुलन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जा सकता है प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा भी, आयात प्रतिस्थापन द्वारा भी और मुद्रा अवमूल्यन द्वारा भी। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है किससे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को कौन निर्धारित करता है? मुद्रा पूर्ति को कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय बैंक, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। रिजर्व बैंक को एजेंट कहा जाता है, रिजर्व बैंक का एजेंट होता है कौन? भारतीय स्टेट बैंक, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किस कारण से अल्प रोजगार की स्थिति आती है? तो लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब कहीं ना कहीं अल्प रोजगार की स्थिति आती है। राजस्व आय तथा बिना ऋण वाली पूंजीगत आय से कुल व्यय की अधिकता क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, यानी ऑप्शन जो इसमें सही है वो है बी, यानी राजस्व आय तथा बिना ऋण वाली पूंजीगत आय से कुल व्यय की अधिकता कहलाती है राजकोषीय घाटा। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है दोस्तों? तो यह राइट आंसर है धनवान, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पुनर्मूल्यांकन, अपस्फीति, मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पुनर्मूल्यांकन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है तरलता अधिमान द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भूरी क्रांति संबंधित है, भूरी क्रांति संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। भारतीय कृषि का यंत्रीकरण ना हो पाने का महत्वपूर्ण कारण है जोत क्षेत्र का छोटा होना, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि का यंत्रीकरण ना हो पाने का महत्वपूर्ण कारण है जोत क्षेत्र का छोटा होना। भारत में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, क्या सुझाव दिया था? कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण, मशीनों के उन्मूलन का, अहिंसा को अपनाने का, न्यासधारित के सिद्धांत का या ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का। तो न्यासधारिता के सिद्धांत का, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत में अमीरी गरीबी को खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था किसका? न्यासधारिता के सिद्धांत का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंकों का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंकों का कार्य नहीं है। बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण या विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका सरकारी खर्च पर नियंत्रण, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। राष्ट्रीय आय निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसी देश के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक तत्व है, किसी देश के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक तत्व है, तो ये सभी, यानी ऑप्शन ये सारे सही हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन, पूंजीगत निर्माण और बाजार का आकार, यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं। किसी देश के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक तत्व हैं प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन और बाजार का आकार। भारतीय लोगों की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था
किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छे कृषि उत्पादों की प्रामाणिकता निर्धारित की जाती है एगमार्क द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेखा वर्ष होता है तो प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मार्च तक, यानी ऑप्शन चौथा इसमें सही है। नेक्स्ट, महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था तो मानव विकास सूचकांक, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो 1948, इसमें राइट आंसर है 1948। अल्पसमयावधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड, यानी ऑप्शन जो है ए था वो बिल्कुल सही है। अल्प समयावधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है म्यूचुअल फंड। किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है किसी बाजार स्थिति में पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही है। कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है विकास अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है तो आव्यूह पद्धति, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है। आव्यूह पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं होती है। वर्तमान समय में भारत में कौन सी विनिमय दर पद्धति अपनाई जाती है? तो नियत विनिमय द्वारा, यानी इसमें राइट ऑप्शन है डी। एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया था एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा, यानी एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किसने किया था? एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा किया गया था। क्षैतिज मांग वक्र होता है पूर्ण बेलोच, यानी इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है लागन उत्पादन के साथ, यानी ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है बाएं से दाएं धनात्मक प्रवण की ओर। तो बढ़ते हुए प्रतिफलन के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है बाएं से दाएं धनात्मक प्रवण। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो कृषि उत्पाद, इसमें राइट आंसर है कृषि उत्पाद। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उत्पादक का अधिशेष, यानी ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। ऐसा होना चाहिए यह कथन ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सकारात्मक अर्थशास्त्र से, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? सबसे अधिक कर का भुगतान करता है दोस्तों, तो वो राइट आंसर इसमें औद्योगिक क्षेत्र इसमें सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होगा? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होगा? तो स्थिरता आएगी, यानी ऑप्शन सी सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो J.M. कीन्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? वस्तु की उपयोगिता, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसमें सही है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। आर्थिक लगान से क्या आशय है? आर्थिक लगान से आशय है भूमि के उपयोग के बदले में किया भुगतान। आर्थिक लगान से आशय है इसका।
भारतीय रिजर्व बैंक कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? भारतीय रिजर्व बैंक कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है, जबकि कृषि को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने का काम कर सकता है। प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, राज्य सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है। ये ऑप्शन तीनों सही हैं, जबकि मतलब सही नहीं होंगे, सॉरी। और जबकि कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं इसमें सही हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है तब क्या नहीं होता? जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है तब क्या नहीं होता? तो बचत बढ़ जाती है, ये नहीं होता। नेक्स्ट, भारत निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। भारत निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है क्या? तो निर्यात का विविधीकरण, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है, निर्यात का विविधीकरण। भारत निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बी.एस. मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर बुक के लेखक माने जाते हैं। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? तो 1965 में स्थापित हुए थे, यानी कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम स्थापित हुए थे 1965 में। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? तो उसकी आय का क्रय शक्ति, उसकी आय की क्रय शक्ति कहीं ना कहीं वास्तविक आय का, मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड होती है। राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? तो निवेश की दर बढ़ानी होगी और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना है। राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? तो निवेश की दर बढ़ाना और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है बताना है आपको। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, या निगम के प्राधिकारी। तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है? केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। विनिवेश होता है सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट होता है। एसडीआर का पूर्ण रूप है, एसडीआर का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी आंसर बी इसमें बिल्कुल सही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? तो कई देशों में प्रचालन करने वाली कंपनी, कई देशों में प्रचालन करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो सी है वो कहीं ना कहीं इसमें सही है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? तो जीवन बीमा पॉलिसी, इसमें राइट आंसर है दोस्तों जीवन बीमा पॉलिसी, ऑप्शन ए सही है। उत्पादन शुल्क देय होता है, उत्पादन शुल्क देय होता है उत्पादन के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में उत्पादन शुल्क देय होता है उत्पादन के संदर्भ में। बैंक दर ब्याज की वह दर है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को ऋण प्रदान करता है, या वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं बैंक रेट कहलाता है।
बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। कार्टेल एक रूप है, कार्टेल एक रूप है एक अधिकार का, इसमें राइट आंसर है एक अधिकार का। यह किसने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में मापकर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो कुजनेट्स, इसमें राइट आंसर है कुजनेट्स, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यह किसने कहा है? ये कहा है कि कुजनेट्स ने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में मापकर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय, मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच में एंजल का नियम संबंध बताता है। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब मांग की कहा जाता है जब क्या होगा दोस्तों? अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसलिए देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्या है? बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है केवल अल्पकालिक ऋण देना, केवल अल्पकालिक ऋण देना। इसमें राइट आंसर है कि बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है केवल अल्पकालिक ऋण देना। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है तब जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1988 में, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। कपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और उसके मूल्यांकन से होता है। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम आशा करते हैं कि उसकी मांग बढ़ने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होती है ऊपर की ओर चढ़ती हुई। गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र होती है ऊपर की ओर चढ़ती हुई। अधिकतम सीमा तक संसाधनों का कुशल विनिधान मिलता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है कि अधिकतम सीमा तक संसाधनों का कुशल विनिधान मिलता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना ही मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य होता है। कार और डीजल किसके उदाहरण है? कार और डीजल किसके उदाहरण है? संयुक्त मांग के, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है बताना है दोस्तों आपको। क्या राइट आंसर होगा? अब स्फीति की अवस्था, भारी उद्योग अभिनति, कच्चे माल की कीमत या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो भारी उद्योग अभिनीति, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान, यानी सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया?
तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। यानी किस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह कृषि नीति बनाई है जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, क्या होता है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य दोस्तों? निर्यात को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है फर्मों की संख्या, यानी ऑप्शन ए सही है। निवेश की एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण तथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया है? तो जे.एम. कीन्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जे.एम. कीन्स, ऑप्शन बी। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है IRDA द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। किसी निगम के लेनदार होते हैं, किसी निगम के लेनदार होते हैं बॉन्ड एवं स्टॉक धारक, बॉन्ड एवं स्टॉक धारक, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब बेरोजगारी पैदा होती है, तब क्या होता है? बेरोजगारी पैदा होती है। जब समस्त मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हो जाए तो बेरोजगारी पैदा हो जाती है दोस्तों। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो मांग लोच, इसमें ऑप्शन राइट जो है वो है बी, मांग लोच। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो राइट आंसर है मांग लोच। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, कृषि और विकास हेतु ऋण जो प्रदान करता है वो है नाबार्ड, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसमें बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तृतीय योजना 1966-71 की, तृतीय योजना 1966 से 71 की, ये सुमेलित सही नहीं है, मैच नहीं है। जबकि प्रथम योजना सही है 1951 से 56, 11वीं योजना चली थी 2007 से 2012, छठी योजना 1980 से 1985। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? जीरो बॉन्ड बजट, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है जीरो बॉन्ड बजट। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष दर का उदाहरण नहीं है? तो व्यय कर जो है वो अप्रत्यक्ष दर का उदाहरण नहीं है, ठीक है, जबकि ये सारे उदाहरण होते हैं उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और सीमा शुल्क। आबकारी शुल्क कर है, आबकारी शुल्क कर है व्यापार सामग्री की बिक्री पर, व्यापार सामग्री की बिक्री पर आबकारी शुल्क कर लगता है। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं दोस्तों? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, यानी ऑप्शन बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्री, सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें जो ऑप्शन डी सही है वो सही है कि कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सनराइज इंडस्ट्री यानी सूर्योदय उद्योग से रिलेटेड हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया था, तो अप्रैल 2002 में, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। कृष्ण कांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल उत्पादन से, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है, खनिज तेल
उत्पादन से। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर, जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है दोस्तों? वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही हो, वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना ही हानि हो, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली स्थिति होती है, वो ब्रेक इवन वाली स्थिति, पॉइंट की स्थिति होती है। अधिक उपज के लिए NPK का संपूर्ण देश के लिए अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर है 4:2:1। निम्न में से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य नहीं है, निम्न में से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य नहीं है तो असमानता, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है। जबकि भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, मुद्रा योजना बनाना, करेंसी नोट जारी करना, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये क्या है, रिजर्व बैंक के कार्य फंक्शंस होते हैं। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगा, बैंक दर में परिवर्तन अगर होगा तो क्या प्रभावित होगा? ब्याज की ब्याज दर, ब्याज की ब्याज दर, बैंक दर में अगर परिवर्तन होता है तो ब्याज की ब्याज दर प्रभावित होगी। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो इसमें राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं तो KJ उदेशी, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं तो जो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी वो थी KJ उदेशी। भारत में योजना अवकाश था, भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात भारत में योजना अवकाश हुआ था। कौन सुमेलित नहीं है? तो दूसरी योजना खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से सुमेलित नहीं होती है, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही है, इसमें ये सुमेलित नहीं है। जबकि पांचवी योजना गरीबी हटाओ से रिलेटेड थी, पहली योजना कृषि एवं सामुदायिक विकास से रिलेटेड थी, आठवीं योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से रिलेटेड थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के तहत क्या नहीं करता है? तो क्या नहीं करता है? नोटों का निर्गमन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। जबकि क्या करता है? तो बैंक दर को घटाता बढ़ाता है, परिवर्तनशील कोषानुपात की व्यवस्था करता है और तरलता कोषानुपात की व्यवस्था रखता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो यहीं तक को हम विराम दे रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को हिंदी से रिलेटेड, और इकोनॉमिक्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो वीडियो भी देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।